प्रिय प्रशिक्षकों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी प्रकार से होंगे और जो भी वीडियो भेजे जा रहे हैं उसके माध्यम से आप लोग अपने नॉलेज में कुछ न कुछ वृद्धि निश्चित रूप से कर रहे होंगे। इसी आशा एवं विश्वास के साथ आज पुनः हम पिछले वीडियो के आगे टॉपिक को लेकर के पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे 3 लैंग्वेज फार्मूला त्रिभाषा सूत्र के ऊपर। त्रिभाषा सूत्र क्या है, इस स्तर की शिक्षा से संबंध है, इसके अंतर्गत किन किन भाषाओं को रखा गया है, ये सब बातों पर चर्चा की गई थी। आज उसी के आगे इसी पे कुछ बातें और करेंगे तो बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। इसी सब विश्वास के साथ आइए हम लोग चलते हैं और पुनः उस पर बात करेंगे। सबसे पहले यह जान लेंगे कि माध्यमिक शिक्षा जो त्रिभाषा सूत्र की बात है वो किस स्तर की शिक्षा से इसका संबंध है। तो चूँकि प्राथमिक स्तर की शिक्षा को पूर्णतः मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से दिया जाना चाहिए, यह बात लगभग सर्वसम्मत से सभी आयोग समिति सारे विद्वानों ने स्वीकार किया। इसलिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र जैसी कोई बातें नहीं है। इसी तरीके से उच्च स्तर की शिक्षा में भी त्रिभाषा जैसे सूत्र की कोई बातें नहीं औचित्यपूर्ण लगती, क्योंकि वहाँ भी किसी एक या दो विषयों को लेकर के जिस पे कि बहुत ज़्यादा रुचि होती है, जिस पर कि उच्च शिक्षा छात्र अर्जित करना चाहते हैं, उन्हीं में से कोई एक या दो भाषा लेते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि वहाँ पे भी ऐसी त्रिभाषा सूत्र जैसी बातें नहीं। अब बात बचती है बीच का, यानी माध्यमिक शिक्षा जिसको कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा से ही इस त्रिभाषा का संबंध है कि माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से बच्चों को 3 भाषाओं का ज्ञान कराया जाए, जिसमें जिसके लिए बातें स्वतंत्रता से पूर्व ही, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे देश को आज़ाद कराने के लिए, उसी के समकक्ष भाषा को लेकर के भी राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे कि भारतवर्ष में एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। और उसके लिए हिंदी को ज़्यादातर लोग यह चाह रहे थे कि भारत की राष्ट्रभाषा राजभाषा हिंदी हो। इसके लिए भाषा के लिए भी आंदोलन चल रहे थे। और जो अंग्रेजी की अनिवार्यता थी कि अंग्रेजी को अनिवार्य किया जाए, तो उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप उस अनिवार्यता को हटा दिया गया और विकल्प के रूप में अन्य भाषाओं को भी रखा गया। तो कहीं न कहीं शुरुआत वहाँ से हो गई थी। और जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के पश्चात सन 1948 में एक समिति बनी जिसका नाम था ताराचंद्र समिति। तो इस ताराचंद्र समिति ने भाषा के संबंध में अपने सुझाव दिए कि जो 6 से और 8 तक मातृभाषा की अतिरिक्त एक और भाषा होनी चाहिए, जिसको संघ की भाषा या राष्ट्र की भाषा कहा गया। यानी 6 से 8 तक 2 भाषाओं का ज्ञान मातृभाषा के साथ साथ संघ की भाषा होनी चाहिए। और 9 से लेकर के 10 तक के स्तर पर अंग्रेजी को भी अनिवार्य कर दिया जाए। और इस तरीके से धीरे धीरे जब अंग्रेजी हट जाएगी, अंग्रेजी की अनिवार्यता हट जाएगी, तो एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा
रखने की सिफारिश की गई, रखने का सुझाव दिया गया। तो इस तरह से भारतीय संविधान तब नहीं बना था, 1948 तक भारतीय संविधान निर्मित नहीं हो सका था, जिसके कारण इन सुझावों को, इन रिकमेंडेशन को वैधानिक रूप से मान्यता नहीं मिल पाई और इसलिए अंग्रेजी भाषा का शिक्षा में अपना स्थान बना रहा। तो इसके पश्चात ताराचंद समिति जो गठित हुई स्वतंत्रता के पश्चात, प्रथम समिति थी जो भाषा को लेकर के इसका गठन किया गया था और माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु इस समिति की नियुक्ति की गई थी, जिसमें भाषा के संबंध में ये बातें की और इसके अध्यक्ष डॉक्टर ताराचंद थे, जिसके नाम पे इसे ताराचंद समिति के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, अन्य कोर्स में, अन्य पेपरों में पढ़ाया गया होगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था, सबको आपको पूर्व में जानकारी है इसके बारे में। 1952 में इसका गठन किया गया था। इसे मुंडालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं और माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। इनका गठन 1952 में मुंडालियर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, इसलिए इसको मुंडालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा के गठन, इसमें सुधार और उसके विकास को लेकर के ही विशेष करके इस आयोग का गठन किया गया था, इसीलिए इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने भाषा के संबंध में कुछ अपना सुझाव दिए, कुछ अपने रिकमेंडेशन दिए, कुछ अपने सिफारिशें दी, जो कुछ इस प्रकार से थी। शिक्षा का माध्यम क्या हो, मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो। माध्यम क्या हो शिक्षा का, क्षेत्रीय भाषा हो या मातृभाषा हो। और दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि पूर्व माध्यमिक स्तर पर कम से कम, पूर्व माध्यमिक स्तर पर कम से कम यानी 6 से 8 तक में कम से कम 2 भाषाओं की शिक्षा दी जाए। एक तो मातृभाषा हो और दूसरा अंग्रेजी भाषा का शिक्षण किया कराया। ये बातें इन्होंने पूर्व माध्यमिक स्तर के लिए की। तीसरी बात क्या कहा इन्होंने भाषा के संबंध में, उच्चतर माध्यमिक स्तर अर्थात 9 से 11 तक 2 भाषाओं की शिक्षा दी जाए, जिनमें एक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो। और इस तरीके से माध्यमिक स्तर पर 2 ही भाषाएं रखी गई, जिसमें से एक मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा हो। और दूसरी भाषा के अंतर्गत इन्होंने निम्न बताया बातें बताई और बताया कि इनमें से कोई एक भाषा होनी चाहिए। तो कौन कौन सी बातें थी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा है तो पहली भाषा होगी, दूसरी मतलब निम्न बातें जो भी हम बता रहे हैं इनमें से कोई एक भाषा ले सकता है। जैसे पहले क्या है, हिंदी वहाँ के लिए जहाँ की मातृभाषा है क्षेत्रीय भाषा हिंदी नहीं है, वहाँ पे एक भाषा हिंदी होनी चाहिए। दूसरा प्रारंभिक अंग्रेजी, प्रारंभिक अंग्रेजी उन बच्चों के लिए जिन्होंने मिडिल कक्षाओं में अंग्रेजी नहीं पढ़ी, अर्थात 6 से 8 के बीच में जिन्होंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी उनके लिए प्रारंभिक अंग्रेजी। और दूसरा इन्होंने बताया उच्च अंग्रेजी उन बच्चों के लिए जिन्होंने मिडिल स्तर पर अंग्रेजी को पढ़ा रखा है, उसके लिए उच्च अंग्रेजी। और चौथी बात जो बताई इन्होंने, हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषा की शिक्षा, यानी जहाँ की मातृभाषा हिंदी है वहाँ पे हिंदी तो है ही है, उसके अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा बच्चे ले कर पढ़ सकते हैं। फिर पांचवी बात इन्होंने बताई, अंग्रेजी के अतिरिक्त एक विदेशी भाषा, यहाँ पे अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा, वहाँ पे इसके अतिरिक्त एक अन्य कोई विदेशी भाषा होनी चाहिए। और छठी बात बताई इन्होंने, प्राचीन सांस्कृतिक भाषा, यानी प्राचीन जो संस्कृत भाषा है उसको पढ़ सकता है। तो ये इन्होंने 5-6 जो बताया, इन 6 में से कोई एक भाषा ले सकता है उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो इस तरीके से उच्च माध्यमिक स्तर पर इन्होंने 2 भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा और दूसरा ये जो 6 बातें बताई गई इनमें से कोई एक भाषा को लेकर के अध्ययन करने की सिफारिश उन्होंने कही मुंडालियर आयोग में, डॉक्टर मुंडालियर ने।
तो इस तरीके से मुंडालिया राग में भाषा के संबंध में ये बातें बताई गई थी। अब बात आती है, इसके बाद गठन हुआ था कोठारी आयोग, जिसे शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, जिसे शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर DC कोठारी, या इसका पूरा नाम है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, इनकी अध्यक्षता में एक ऐसे आयोग का गठन किया गया जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च यानी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की सुधार, विकास और उसमें जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए इसका गठन किया गया। इसके पहले जो 2 आयोग गठित किए गए थे, पहला आयोग जो बना था स्वतंत्रता के पश्चात, वह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, जो विशेष करके विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था। दूसरा आयोग जो बना वो माध्यमिक शिक्षा आयोग बना, जो विशेष करके माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। तो ये एक ऐसा आयोग था जो संपूर्ण शिक्षा यानी प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक की शिक्षा से संबंध इसका था, और इसमें उस संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था, उसकी विकास, उसमें क्या कमियां हैं, इस सब को लेकर के इस आयोग का गठन किया गया था, जिसको शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसका गठन 1964 में डॉक्टर DC कोठारी की अध्यक्षता में किया गया। तो कोठारी आयोग में जैसे कि अध्यक्ष की बहुत सारी बातें बताई गई, लेकिन हम चूँकि भाषा से संबंधित बातें बता रहे हैं, तो भाषा के संबंध में उन्होंने क्या बातें बताई उसको हम बताते हैं कि उन्होंने भाषा के संबंध में कोठारी आयोग में क्या बातें बताई गई। तो कोठारी आयोग ने सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र में संशोधन किया, इसमें परिवर्तन किया, और इस आयोग ने भी माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य करने की सिफारिश की। माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाओं को पढ़ाया जाना चाहिए। इसमें अंग्रेजी भाषा की प्रमुखता को बनाए रखा गया कि इसमें से 3 भाषाओं में से अंग्रेजी एक भाषा निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो इन्होंने जो और 2 भाषाएं बताई, कुछ 3 भाषाओं में 3 भाषाओं में शिक्षा का प्रारूप कैसे होना चाहिए, तो कुछ इस प्रकार से इन्होंने बताया, इस कोठारी आयोग ने बताया, जिसमें पहला क्या है कि मातृभाषा। पहली भाषा क्या होगी? मातृभाषा, या इसी को क्षेत्रीय भाषा के नाम से भी जानते हैं। तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा पहली भाषा होनी चाहिए। दूसरी केंद्र की राजभाषा, जैसे संघ की भाषा कह सकते हैं या राजभाषा कह सकते हैं, उसकी शिक्षा दी जाए। और तीसरी, इस ऊपर की दोनों में से एक अन्य कोई भाषा, अर्थात एक भारतीय विदेशी भाषा भी हो सकती है, भारतीय भाषा भी हो सकती है, जो कि इन दोनों में से अलग भाषा, अर्थात मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और संघ की भाषा से अलग, और जो कि वह भाषा शिक्षा का माध्यम ना हो, यानी शिक्षा का माध्यम भी वो भाषा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कोई एक भाषा और छात्र लेकर के पढ़ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने 3 भाषा के संबंध में सुझाव दिया। क्षेत्रीय, पहला क्या है? क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा। दूसरा संघ की भाषा, राजभाषा। और तीसरी, इन 2 यानी मातृभाषा और संघ की भाषा के अतिरिक्त कोई एक अन्य भाषा जो कि इन दोनों से अलग हो, और जिसका जो माध्यम के रूप में भी जो भाषा न पढ़ाई जा रही, वो चाहे विदेशी भाषा भी हो सकती है, भारतीय भाषा भी हो सकती है। इस तरीके से इन्होंने सुझाव दिया। अब माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव से भाषा शिक्षा की समस्या का समाधान जो कि नहीं हो सका था, और भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया, मिल गया था, संविधान प्रावधान किया गया था, और अंग्रेजी को उसके साथ चलते रहने की बात भी साथ में कही गई थी। संविधान ने उसको मान लिया था कि अंग्रेजी भी तब तक चलती रहेगी जब तक कि संपूर्ण राजकाज हिंदी में ना होने लगे, यानी जो काम अंग्रेजी में चल रहा है वो ऐसे को ऐसे चलता है। ये बात संविधान में मान ली गई थी। अतः वहाँ पे भी अंग्रेजी की महत्ता को कम नहीं किया गया, यानी अंग्रेजी की महत्ता बनी रही जैसे कि तैसी, इन जगहों बनी रही है संविधान में।
फिर इसके पश्चात एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया, जिसे आठ में CABB भी कहते हैं। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया सन 1956 में। इन्होंने त्रिभाषा सूत्र के रूप में भाषा शिक्षा संबंधी जो समस्या चल रही थी उसका समाधान प्रस्तुत किया। समाधान क्या था? सन 1957 में इन्होंने इस सूत्र में भारत सरकार को स्वीकृति प्रदान करवाई और 1961 में एक मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में त्रिभाषा सूत्र की पुष्टि कर दी गई। और इस सूत्र के अनुसार जो प्रत्येक भारतीय बालक को 3 भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य हुआ, सुनिश्चित हुआ, वह कुछ इस प्रकार से था। पहला मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो, दूसरा अंग्रेजी हो तथा तीसरा हिंदी भाषी क्षेत्रों में, यानी जहाँ की न तो मातृभाषा और न क्षेत्रीय भाषा हिंदी नहीं है, वहाँ पे हिंदी भाषा की शिक्षा दी जाए। इस तरीके से इसने 3 भाषा को बताया, मातृभाषा, अंग्रेजी और हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी। इस तरीके से इन 3 भाषाओं को भारतीय बालक को 3 भाषाएं पढ़ना उनके अध्ययन के लिए अनिवार्य किया गया। 1957 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस बात की पुष्टि की। अब बात तो हो गई, पुष्टि कर दी गई, सारे लोगों ने, सारे मुख्यमंत्रियों ने इसको मान भी लिया। लेकिन बात आती है क्या धरातल पे ये बातें व्यवहार में आई? तो उत्तर है नहीं आई। न तो भारत के उत्तर क्षेत्र की राज्य दक्षिण की किसी भाषा को पढ़ना स्वीकार की और न दक्षिण के लोग हिंदी को ही पढ़ना स्वीकार किया। कुछ जगह छुट करके लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन ज़्यादातर अधिकतर जगहों में इसको अस्वीकृत कर दिया गया। इस तरीके से जो बातें ये बनी थी, संवैधानिक प्रावधान किया गया था, लोगों में सहमति मिली, उसका धरातल पर पालन नहीं हो सका। तो जिससे इस सूत्र के अंतर्गत इसके स्थान पर हिंदी भाषी क्षेत्रों के बालकों को एक अन्य भारतीय भाषा की शिक्षा दी जाए और इसके अंतर्गत अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को अनिवार्य अध्ययन की सिफारिश की गई। और इस कारण हिंदी भाषी प्रदेशों में अंग्रेजी को राजभाषा का स्थान मिल गया और आज भी उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अंग्रेजी का बोलबाला है। केंद्रीय सेवाओं के लिए भी अंग्रेजी का भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है और अंतः प्रांतीय संपर्क की भाषा भी अंग्रेजी है। तो इन सारे कारणों से अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी और हिंदी का स्थान गौड़ बना और इन परिस्थितियों को त्रिभाषा सूत्र से बदला जा सकता है, ऐसे हमारे नेताओं विद्वानों का ऐसा मत था। और हिंदी के संबंध में जो अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की हैं, उसको अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न किया जा सकता है, किसके माध्यम से? त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से। तो हिंदी भाषी प्रदेशों में भी 2 भाषाएं अनिवार्य होनी चाहिए और मातृभाषा हिंदी और दूसरी भारतीय भाषा और तीसरी अंग्रेजी भाषा को विकल्प के रूप में रहेगा। तो इस तरीके से दूसरी प्रांतीय भाषा, समीपवर्ती क्षेत्रीय भाषा का शिक्षण किया जाए और द्वितीय भाषा की सूची में संस्कृत का भी स्थान होना चाहिए। भाषा की शिक्षा में उसकी उपयोगिता को भी महत्व दिया जाना चाहिए। ये सारी बातें भी इसमें होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो हमने ऊपर सारी बातों को बताया अभी तक, उसमें जितने भी आयोग, समिति, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की जो रिकमेंडेशन थे, उसके जो सिफारिशें थी, उसकी जो संस्तुतियाँ थी, उसका विश्लेषण करें अगर, तो भाषा शिक्षण समस्या का व्यवहारिक समाधान आवश्यक है, होना चाहिए। और जो इसको लेकर के एक समस्या, एक भाषा को लेकर के विरोध है लोगों में, उसको दूर किया जा सकता है और
भाषा शिक्षा के संबंध में एक व्यवहारिक सुझाव दिया जा सकता है। जैसे क्या किया जा सकता है इसमें, मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का जो माध्यम हो वह मातृभाषा ही हो, प्रथम भाषा के रूप में उसका अध्ययन अनिवार्य हो। ये बातें सभी ने स्वीकार की और ऐसा होना भी छात्रों के लिए हितकर है, क्षेत्र के लिए हितकर है और समाज के लिए हितकर है। तो मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम हो और प्रथम भाषा के रूप में उसका अध्ययन अनिवार्य। दूसरा, मातृभाषा के अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा की शिक्षा भी अनिवार्य है। मातृभाषा के अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा की शिक्षा भी अनिवार्य है और हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी का अध्ययन अनिवार्य है। जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ पे हिंदी का अध्ययन अनिवार्य है। और तीसरा, अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषा का अध्ययन विकल्प के रूप में रखा जाए, है ना। अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषा का अध्ययन एक विकल्प के रूप में रखा जाए। तो इस तरीके से इन तीन भाषा का अध्ययन अगर किया जाए तो जो भाषा के लेकर के परिस्थितियां हैं उसको हिंदी के पक्ष में अनुकूल बनाया जा सकता है और जो अंग्रेजी का वर्चस्व है इसको कम किया जा सकता है और हिंदी के वर्चस्व को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से मातृभाषा को लेकर के जो बातें हैं, राष्ट्रभाषा को लेकर के जो बातें हैं, इस सुझावों का अगर पालन किया जाए सारे राज्यों में, स्कूलों में, तो काफ़ी हद तक इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो यह महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी भाषी प्रदेशों में क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ हिंदी के प्रति सम्मान और अंग्रेजी के प्रति अलगाव की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यह हिंदी के कार्यक्रमों, विविध भारतीय संगीत, दूरदर्शन पर धारावाहिकों के साथ साथ हिंदी सीखने में अधिक रुचि लेने लगे और केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा हिंदी शिक्षक भी हिंदी प्रदेशों के लिए तैयार किए जा रहे हैं और हिंदी की कक्षाएं नियमित रूप से चलती रही। तो हिंदी शिक्षकों और छात्रों का यह परम कर्तव्य है कि हिंदी को सरस बनाया जाए, उसको व्यवहारिक रूप में प्रदान किया जाए, जिससे वह जन साधारण उसे सरलता से समझ सके, उसको बोधगम्य कर सके और हिंदी की शब्दावलियाँ को और ज़्यादा सरल बनाया जाए, बोधगम्य बना जाए और व्यवहारिक उसे होना चाहिए। उच्च साहित्य में उपलब्ध कराया जाए, जो उच्च साहित्य है उसको हिंदी में उपलब्ध कराया जाए, हिंदी भाषा में उसका अनुवाद कराया जाए, जिससे लोग, हिंदी पढ़े लोग भी उच्च साहित्य से परिचित हो सकें और सभी विषयों के जो शोध ग्रंथ हैं वह भी, क्योंकि ज़्यादातर भाषा को, हिंदी भाषा को छोड़ करके जो अन्य विषय हैं वो ज़्यादातर विषयों के शोध ग्रंथ अंग्रेजी में ही लिखे जाते हैं और इस प्रवृत्ति को काफ़ी कुछ तक कम किया जा सकता है, इसको कम करके इस तरीके से तो अंग्रेजी की अनुकूल परिस्थितियाँ बनाई जा सकती हैं अगर इन सारी बातों का ध्यान जो हैं लोग रखें। तो इस तरीके से त्रिभाषा सूत्र का अगर हम आकलन करें तो त्रिभाषा सूत्र का हम असेसमेंट करें तो भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया है। हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, उसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया है, परंतु राजनैतिक अभावों के कारण भाषा रक्षण, भाषा विस्थापन के जो नए नए सिद्धांत अनेक प्रकार से आए हैं, उन सिद्धांतों में वह सभी विकसित और विकासशील जो देश हैं ज़्यादातर स्थितियाँ ऐसी हैं कि बहुभाषी, वहाँ पे अनेक भाषा प्रयोग में लाई जाती है। तो इसलिए चाहे वहाँ राजभाषा का प्रश्न हो या अल्पसंख्यक की भाषा का प्रश्न हो, जातिगत तनाव या भाषाई द्विधा का सामना सबको करना पड़ रहा है और भाषा शास्त्रियों ने तो इस पर विचार करते हुए
भाषाई जाति संहार, भाषा मृत्यु तथा भाषा आत्महत्या जैसे शब्दों को गढ़कर गहराई से चिंतन इस पर किया। और वे भाषाएं जिन्हें किसी कारण अपने देश में या तो नगण्य माना जाता है या सामाजिक और राजनैतिक कारणों से जिन्हें वह प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई है, वह सम्मान नहीं मिल पाया है, वो भाषाएं संघर्षरत हैं अपने अस्तित्व को लेकर के। और हमारे देश में भी हिंदी राजभाषा बनकर के भी आंतरिक विरोधाभासों, मानसिक अवरोधों, अंग्रेजी भक्त बुद्धिजीवियों के अहंकार के कारण वह उस पद से कहीं न कहीं हटी हुई है या उस पद को अभी भी प्राप्त नहीं कर पाई। और अनिवार्य तो यह है कि अमेरिका जैसे देश में अंग्रेजी बचाओ जैसे नारे दिए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं, उनकी भाषाएँ दूसरी हैं, स्पेनिश है, इटालियन है, फ्रेंच है, जर्मन है। बोलने वाले अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों के लिए अप्रत्यक्षता संघर्ष कर रहे हैं। और वैसे अंग्रेजी के स्वतः अधिकार के कारण अगर देखें तो वह अपनी भाषाओं को भी तिलांजल दे रहे हैं, उससे नहीं सकते हैं। पर एकीकरण के नाम पर उन्हें अपनी भाषाओं की नगण्य स्थिति पर आंतरिक रोष है, क्रोध है, काफ़ी विद्रोह भी करते हैं। कनाडा का क्यूबेक प्रांत जहाँ फ्रेंच बोली जाती है, अंग्रेजी के दबाव के कारण पिछले जनमत संग्राम में पृथक राष्ट्र होते होते वापस गया भाषा को लेकर। तो आज बदलते हुए सामाजिक और राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में शक्ति और प्रभुता के उपकरण के रूप में भाषाओं की स्थिति भी बदल रही है। भाषाओं की स्थिति बदल रही है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो अमेरिका में ही जो अश्वेत लोग हैं उनको ब्लैक वर्नाकुलर इंग्लिश उनकी उभरती शक्ति और पहचान का प्रतीक बन रही है। कभी कभी शासकीय संरक्षण के कारण अंग्रेजी से आवश्यक रूप से कितने बड़े होने चाहिए यह तय किया गया है। और फ्रांस में तो अंग्रेजी के सार्वजनिक प्रयोग पर विशेष करके जो सरकारी प्रतिष्ठान हैं वहाँ पे आर्थिक दंड तक की भी मांग की गई। हम भारतीयों को जिनमें कभी कभी राष्ट्रभक्ति की कमी भी दिखाई पड़ती है, हिंदी जो एक राजभाषा है की अवमानना करने में थोड़ी भी लज्जा नहीं आती भारतीयों। अंग्रेजी के कुछ प्रतिष्ठित समाचार पत्र तो आज स्वतंत्रता के 65-75 वर्ष पश्चात भी हिंदी पर व्यंग और कटाक्ष करते दिखाई देते हैं और उस पर करने से थोड़ा भी नहीं हिचकते। तो एक बहुभाषीय समाज के संदर्भ में यदि कोई व्यक्ति इसलिए पद प्रतिष्ठा पा सकता है कि वह एक निश्चित भाषा समुदाय का सदस्य, तो उसी समाज में दूसरा व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करता है, दयनीय स्थिति से गुजरता है और शक्तिहीन बनकर रह सकता है, क्योंकि वह दूसरी भाषा जैसे अंग्रेजी का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो आज लगता है कि हमारे देश में केवल हिंदी जानने वालों का सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं रह गया और अंग्रेजी ही श्रेष्ठता का मानदंड बनकर रह गई है। इससे यह स्वतः सिद्ध होता है कि भाषा को एक शक्तिशाली अस्त्र के रूप में सामाजिक असमानता के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो इसको इसलिए भी यहाँ पे इसको रखने की और जो महत्वपूर्ण बात है वह आज भी जो नई शिक्षा नीति 2020 आई उसमें भी इस बात पर काफ़ी बल दिया गया है कि मातृभाषा त्रिभाषा सूत्र का पालन होना चाहिए, जिससे भाषा में एकरूपता आ जाए और जो हिंदी को लेकर के लोगों में
विरोध है, विरोधाभास है, उसको दूर किया जा सके और एक रूपता लाई जा सके। तो भारत भी एक, अगर हम देखें तो बहुभाषीय देश है, यहाँ भी बहुत सारी भाषाएं हैं और यहाँ के छात्रों को एक से अधिक भाषाएं सीखनी चाहिए, अच्छी बात है। 2 राज्यों की सीमाओं पर रहने वाले लोग 2 या 3 भाषाएं और कभी कभी 4 भाषाएं तक बोलते हैं, समझते हैं। उड़ीसा में पूरी सामान्य नागरिकों को उड़िया, बांग्ला, तेलुगु और हिंदी में वार्तालाप करते सुना गया, परंतु अंग्रेजी में वह बात नहीं करते थे। किंतु यहाँ पर यह प्रश्न नहीं है कि प्रश्न है अनिवार्य अध्ययन। तो अनिवार्य अध्ययन तो उन्हीं भाषाओं का होना चाहिए जिसके बिना प्रदेश के लोगों का काम नहीं चल सकता। तो अब आप ही बताएं कि उत्तर प्रदेश में तमिल पढ़कर लोग क्या करेंगे? तमिल संस्कृति एवं तमिल इतिहास का ज्ञान प्राप्त करके उनका क्या भला हो सकता है? कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर सकते हैं? यह कार्य हिंदी के माध्यम से भी वे कर सकते हैं। तो दूसरी बात है, क्या भाषा को किसी काल्पनिक अवस्था में सीखा जा सकता है? बड़े नगरों में भी छात्रों को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषी लोग कहाँ मिलेंगे? अर्थात नहीं मिलेंगे, जिनके साथ वो बैठ करके उस परिस्थितियों पर बात कुछ कर सकते हैं, सीख सकते हैं। फिर भी हिंदी भाषी प्रदेशों के जिन लोगों को दक्षिण भारत में काम करना पड़ेगा वो इस भाषा को सीखते ही हैं, पढ़ते ही हैं। और अभी भी तो अनेक व्यक्ति उन प्रदेशों में रह रहे हैं, वह उन क्षेत्रों की भाषाएं सीख रहे हैं। किंतु माध्यमिक विद्यालय के प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य रूप से तमिल पढ़ा करके आप किस बात की आशा कर सकते हैं? तो भारत में 14 भाषाएं, हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाएं आप इस समय वर्तमान समय में हैं। तो दूसरे राज्यों के लोग कहेंगे कि उनकी भाषा तो उत्तर प्रदेश में लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में न्याय भी कैसे हो? इन दक्षिण के लोग भी क्यों पढ़ेंगे हिंदी? तो यह प्रश्न इसलिए उठा है कि लोगों ने यह सोचा कि तमिलनाडु में हिंदी का सर्वाधिक विरोध हुआ, आज भी हो रहा है। भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा तमिलनाडु में इसका काफ़ी विरोध हो रहा है। इतना ज़्यादा विरोध है, इतने ज़्यादा ईर्ष्या द्वेष है कि वे लोग हिंदी जान जाए कि हिंदी भाषी है, हिंदी बोलता है, तो उसको लोग मार भी देते हैं, उसको अगवा करके उसकी दुर्गति भी करते हैं। तो अतः तमिल पढ़ा तो क्या अन्य भाषा भाषी का उसका विरोध करना पड़ेगा? तो ये सब बातें जो हैं इसको समझना है, इसको जानना है, और जो हिंदी के प्रति वैमनस्यता है उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी संपर्क भाषा है और केंद्रीय सरकार के राजकाज की भाषा होने के कारण समूचे देश के बालक माध्यमिक स्तर पर समाज में हिंदी के संपर्क में आएंगे, इसलिए वह हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी वह इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि बदले में हिंदी भाषी प्रदेश उनकी भाषाएं पढ़ रहे हैं, बल्कि इसलिए पढ़ेंगे कि अनावश्यक रूप से काल्पनिक परिस्थितियाँ जो हैं उसको यथार्थ करके उसको अनिवार्यता किसी राज्य के छात्रों से किसी भाषा को पढ़ने के लिए कहना तो उस छात्रों को दंड देने के समान। और इस तरीके से जो तमिलनाडु है, बंगाल के छात्र हिंदी के अध्ययन को भी दंड समझ रहे हैं, तो मेरा निश्चित मत है कि वहाँ पर हिंदी भी ना पढ़ाइए, वहाँ पे हिंदी भी ना पढ़ाइए। अपने आप राजकाज हिंदी में आरंभ कीजिए, राजकार्य का आरंभ हिंदी में कीजिए, तो लोग मजबूर होंगे हिंदी पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके बगैर उनका काम नहीं चल पाएगा। तब हिंदी में जिस दृष्टि से वे पढ़ेंगे वह दृष्टि थोड़ा भिन्न होगी, आज की स्थिति से हट करके होगी। तो ऐसा अगर प्रावधान किया जाए तो हिंदी भाषी प्रदेशों में मातृभाषा और हिंदी का अध्ययन एवं हिंदी भाषी प्रदेशों में केवल हिंदी का अध्ययन सिद्धांता अनिवार्य किया जा सकता है, किंतु माध्यमिक स्तर पर कम से कम 2 भाषाओं का अध्ययन तो किया ही जा सकता है। और इसमें मनोविज्ञान की दृष्टि से भी कोई हानि नहीं है। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कम से कम 2 भाषा बच्चा सीख सकता है, पढ़ सकता है।
तो ऐसी स्थिति में हिंदी भाषी प्रदेशों में भी दो भाषाएं अनिवार्य हो सकती हैं, किंतु हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा हो, इसको लेकर के निर्णय राज्य की आवश्यकता पर निर्भर है। राज्य जिसको अधिक अच्छा समझता है उसके निर्णय पर आधारित। राजस्थान की सीमा से गुजरात लगा हुआ है, बिहार की सीमा से बंगाल और उड़ीसा लगा हुआ है, मध्य प्रदेश की सीमा महाराष्ट्र से जुड़ती है। ये राज्य चाहें तो क्रमशः गुजराती, बंगला, उड़िया और मराठी द्वितीय भाषा के रूप में सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तमिल का औचित्य तो उनके लिए भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी यदि दूसरी भाषा रखनी है तो मेरे विचार से संस्कृत होनी चाहिए। त्रिभाषा सूत्र के मूल में 7वीं धारणा संस्कृत के विरोध में है। संस्कृत भाषा का आधुनिक भारत में क्या स्थान है, अन्य भाषाओं से इसका क्या संबंध है, इस पर यहाँ पे विचार करना औचित्यपूर्ण नहीं है। इसका वर्णन संस्कृत शिक्षण नामक पुस्तक के में किया जा सकता है, वहाँ पे इसका विस्तार से बातें बताई जा सकती हैं। और सन 1956 में सुनील कुमार चटर्जी की अध्यक्षता में एक संस्कृत आयोग की भी नियुक्ति की गई थी, और जिन्होंने 1957 में अपना जो प्रतिवेदन था वो प्रस्तुत किया। इस आयोग के प्रतिवेदन में कुछ पूर्व ही त्रिभाषा सूत्र की घोषणा 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने कर दी थी। तो अतः इस आयोग ने सिफारिश की कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भी मातृभाषा के साथ पाठ्यक्रम के रूप में संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए, अथवा संस्कृत को चौथी भाषा के रूप में संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए। और किंतु संस्कृत आयोग भी अंग्रेजी के मोह को त्याग नहीं सका, और उसने भी पुरानी तर्कों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि उत्तर प्रदेश या अन्य हिंदी भाषी राज्य जो हैं वहाँ पे द्वितीय भाषा संस्कृत सरलता से सीखी जा सकती है, हो सकती है। इसलिए राष्ट्रीय एकता में उससे सहायता भी मिलेगी और पूरे देश में दो भाषाएं पढ़ी जाएंगी। अतः ये तो अन्याय का इसमें प्रश्न भी कोई नहीं उठेगा और काम भी चलेगा। तो राष्ट्रभाषा को अनिवार्य न करिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा में अनिवार्य न करिए। अंग्रेजी अनिवार्य नहीं हो सकती तो अंग्रेजी तो अनिवार्य हो ही नहीं सकती। तो चौथी धारणा न केवल जनतंत्र का मजाक है, परंतु एक तरीके से पूर्वाग्रह दुराग्रह की एक चरम सीमा है कि अंग्रेजी को विश्व भाषा कहा जा सकता है। संसार के पृष्ठभाग में फैला हुआ विशाल देश अगर हम देखें रूस, जिसकी की अंग्रेजी भाषा नहीं है, वहाँ पे रूस की भाषा रसियन है। लगभग 1 अरब 40 करोड़ वाला विशाल देश चीन की अंग्रेजी भाषा नहीं। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीकी में अंग्रेजी किस प्रदेश की जनभाषा है? जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, ईरान, इराक, बर्मा, श्रीलंका, है ना, आदि देशों में सामान्य जनता की भाषा अंग्रेजी नहीं। और तो फिर अंग्रेजी को विश्व भाषा कैसे मान लिया जाए? तो कुछ लोग इसकी समृद्धता के पक्ष में हैं, कुछ नहीं है। किंतु जब अंग्रेजी ब्रिटेन की राजभाषा बनी थी तो उस सीमा तक भी समृद्धि नहीं थी जिस सीमा तक हिंदी स्वतंत्रता के पूर्व हो चुकी थी। तो अंग्रेजी राजभाषा पहले बनी, उसमें राजकाज पहले होने लगा था। इसका कारण था कि अंग्रेज हमारे यहाँ उनका आधिपत्य था, भारतीय गुलाम थे उनके, तो इसलिए वो राजभाषा बन सकी। किंतु अंग्रेजी भक्त भारत में इसका उल्टा नारा लगा था, और इस पर उनको कौन समझा सकता है, कौन बता सकता है। इनसे यह विनम्र प्रार्थना अवश्य है, निवेदन अवश्य है कि हिंदी को 2-1 कृतियों को पढ़ने के बाद वे अपनी राय दे तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि दुर्भाग्य से, मेरे ही दुर्भाग्य से ही सही, मुझे हिंदी विरोधी ऐसे ही सज्जन मिले हैं जिन्होंने हिंदी की एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी या हिंदी के साहित्य का उन्होंने अध्ययन नहीं किया है। तो इनमें से कुछ तो हिंदी की प्रगति से बिल्कुल अपरिचित भी हैं। इन लोगों
का ब्रह्मास्त्र कि भारत का काम अंग्रेजी के बिना नहीं चल सकता है, उनका ऐसा मानना है। इनके ही साथी स्वतंत्रता से पूर्व कहा करते थे कि अंग्रेजी के बिना भारत का काम नहीं चल सकता है, किंतु अंग्रेजी के बिना तो काम विगत अनेक वर्षों से चल रहा है। सच पूछिए तो इंग्लैंड और अमेरिका का बहुत सारा काम हिंदी के बिना नहीं चलेगा। यदि भारत जैसा विशाल देश निर्णय कर ले कि उसकी केंद्रीय सरकार का कामकाज अंग्रेजी में न चल करके हिंदी में चलेगा, तो हम भारतवासी अंग्रेजी भी पढ़ेंगे, किंतु स्वेच्छा से, उसमें अनिवार्यता की कोई बातें नहीं होगी। और माध्यमिक कक्षाएं अंग्रेजी में भी रहेंगी, किंतु वैकल्पिक विषय के रूप में भाषा सूत्र का यह सबसे बड़ी कमजोरी है, यह सबसे बड़ी कमी है कि इसमें विदेशी भाषा को अनिवार्य किया गया है। और विदेशी भाषा उसको विकल्प के रूप में अगर रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रह सकता है। तो तब त्रिभाषा सूत्र का क्या होगा? तो इस तरीके से जो मूल धारणाएं हैं वह इस मान्यता पर निर्भर है कि अंग्रेजी अनिवार्य रहेगी। अंग्रेजी यदि अनिवार्य है तो उसको हिंदी भाषी क्षेत्रों में 2 ही भाषाएं रह जाएंगी, और उस स्थिति में हिंदी भाषी जो राज्य हैं वहाँ हिंदी का अनिवार्य रह जाएगा। तो इस तरीके से भाषा सूत्र की कुछ मूल धारणाएं भी हैं, उसकी कुछ मूल बातें भी हैं। अगर हम देखें तो उसकी जो मूल बातें हैं वो क्या हैं, तो शिक्षण और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, साथ ही उसका अध्ययन अनिवार्य हो या आवश्यक कर देना चाहिए। और भारत एक, जैसा कि जानते हैं, बहुभाषी क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो अतः यहाँ की संपर्क भाषा भी मातृभाषा हो। इसके अतिरिक्त उस स्थिति में संपर्क भाषा का अध्ययन अभीष्ट हो। और भारत की राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, कम से कम संपर्क भाषा हिंदी हो सकती है। संविधान में शिक्षा के विभिन्न आयोगों ने इसी भाषा को स्वीकृत भी किया है। अतः संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए। और जनतंत्र की आवश्यकता भी यही, ज़्यादा जनता यह चाहती भी है, लगभग 40-45% लोग इस विपक्ष में हैं। अंग्रेजी विश्व भाषा है, समृद्ध है, उसके बिना भारत का में काम नहीं चल सकता है। इसका अध्ययन पूरे देश में अनिवार्य होना चाहिए, धारणा गलत है। तो इस दृष्टि से जिन लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं, उन्हें माध्यमिक स्तर पर कम से कम 3 भाषाएं पढ़ानी होंगी, और किंतु जिनकी मातृभाषा हिंदी है वह 2 भाषाएं पढ़ें। ऐसा क्यों? अतः हिंदी भाषी प्रदेशों में एक अन्य भाषा का अनिवार्य कर दिया जाए, जिसमें हिंदी भाषी प्रदेशों की दृष्टि में न्याय हो सके, तो ऐसा किया जा सकता है। तो यह अन्य भाषा संस्कृत भी हो सकती है, और आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी वरीयता अगर दिया जाए तो तमिल को दिया जा सकता है। तो इन मूल अवधारणाओं को जरा अगर ध्यान से देखें तो प्रथम जो बातें हैं वह संवैधानिक रूप से उनको वैधता नहीं प्राप्त हुई है, क्योंकि शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से यह उचित है, यह बातें ठीक लगती हैं। यह अगर कहा जा सकता है कि राज्य भाषा को पूरे देश में थोपा नहीं जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ राज्यों की इच्छा के अनुसार कुछ समय देना चाहिए उनको, और उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश भी किया जाना चाहिए। भाषा सीखने की कुछ छूट भी दिया जाना चाहिए। और ऐसा लगता है कि राष्ट्रभाषा की बात करने वाले स्वतंत्रता के जो पहरे हैं वो पुराने विचारों के हैं, अन्यथा वह एक तरीके से उनकी स्थिति ऐसी है कि दरवाजे पर पहरा देने की बात क्यों कर। पहरा तो खिड़की पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खिड़की पे होना चाहिए, क्योंकि समस्या वहाँ से ही अधिक आती है। इस तरीके से भाषा समस्या का समाधान निष्कर्ष तभी होगा जब त्रिभाषा सूत्र का स्वरूप इस प्रकार से होगा, जैसे कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का शिक्षण अनिवार्य हो, और संस्कृत भाषा के रूप में संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़ाएं, और वैकल्पिक रूप में अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषा की व्यवस्था की जा सकती है।
अगर ये बातें मान ली जाएं तो इससे काफ़ी हद तक इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तो ये तो कुछ संक्षेप में बातें रही जिसका कि हमने आप लोगों के सामने रखा, जिसका जिक्र किया। अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे इस मत से आप भी सहमत हो। कुछ लोग सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी सहमत हो सकते हैं। लेकिन अगर तटस्थ दृष्टि से देखा जाए तो जहाँ तक हम समझते हैं ये बातें ठीक रहेंगी। अगर ऐसा किया जाए तो काफ़ी कुछ समस्या से निजात पाया जा सकता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस पर निर्णय क्या करना है, बातें उचित है नहीं उचित है, ये आपके विवेका अधिकार पर है। आप खुद उसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आप सारे बुद्धिजीवी हैं। फिलहाल इन्हीं सब बातों के साथ आज हम अपनी बात को यहीं तक रखते हैं। आगे की वीडियो में इसके आगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, संवैधानिक प्रावधान के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी। अच्छी लगें तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मित्र दोस्तों को भी। और बस इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।